हमने ऑलरेडी डिफाइन कर रखा था, हमने ये डिराइव किया हुआ था वी एन इक्वल टू 2 पॉइंट, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर ये जेड अपॉन एन आता है, और इसमें हमारे पास ये आ गया था आर एन बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और दिस आर एन इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, और इसको 0.529 को आप 0.53 भी बोल सकते हैं, एंगस्ट्रम आ गया यहाँ पर। एंड दिस इज कॉल्ड बोर्स रेडियस कहलाता है। क्या कहलाएगा ये? बोर्स रेडियस हो गया। सो इन जनरल हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हमने कुछ ऐसे लिख लिया, एक और बॉक्स में बना देता हूँ यहाँ पर, एंड दैट वुड बी इजियर फॉर अस टू रिकलेक्ट, एंड सो दिस इज गोइंग लाइक दिस, कुछ इस तरह से है। एंड सो हियर आई कैन राइट, इन जनरल जो एक्सप्रेशन बन जाएगा हमारा वो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे लिखेंगे इसको, ये लिया, एंड देन आई एम राइटिंग हियर, इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। यानी क्या लिखना है इसमें कि आर एन इज इक्वल टू, आर एन इज इक्वल टू 0.529 को हमने क्या लिखा है, बोर्ड रेडियस बोल दिया है, एंड सो दिस इज आर नॉट और ए नॉट, ए नॉट भी कई जगह पे लिखा हुआ होता है, तो ए नॉट लिख लिया इनटू एन स्क्वायर बाय जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड आ गया। ये एंगस्ट्रम में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आर एन इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड, हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ऐसे हम लोग इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था? एनर्जी के बारे में हमने डिस्कशन ये किया था कि जो टोटल एनर्जी है, so this total energy is basically sum of kinetic energy plus potential energy। तो kinetic energy हमें पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर है, और हाफ एम वी स्क्वायर है, इसको हम लोग देखेंगे कैसे कोरिलेट करते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करना है। देन सेकेंड इज पोटेंशियल एनर्जी है। सो हमने कैसे डिफाइन किया था पोटेंशियल एनर्जी को? व्हाट वाज आवर डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल Sir, एनर्जी? हाँ, the amount of work required to be is basically work done है, and when I say this is work done, so this is force into displacement और ft cos theta। so we can write here, यदि मैं किसी इसमें, अब इसी बात को में ध्यान रखना है, तो इसी को लेकर के हमने इसी डिफिनीशन का उपयोग करके हम लोग पहुंचे थे यहाँ पर, जहां पर मैंने आपको ये कहा था कि सपोज मेरे पास एक ऐसा कोई मैकेनिकल ऑब्जेक्ट है, या कोई हमने एक बॉल लिया, इसकी मुझे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर, इस बॉल लिया और ये जो बॉल को हमने यहाँ पे छोड़ दिया, तो यहां से भी ये नीचे आएगा, तो यहाँ पर क्या इसका फोर्स कौन सा हो गया? फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी, और हाइट कितना है? एच इसका हाइट है, तो डिस्टेंस हो गया यहाँ पर h, तो यानी एम जी इंटू एच कर दिया, सो दिस w इक्वल टू एम जी एच हो गया। अब जरा बच्चों सोचो इसमें कि यहाँ से जो बॉल गिर रहा है, आपको धक्का देके गिराना पड़ रहा है या अपने आप ही गिरेगा? अपना अपने आप गिरेगा। तो जब भी कोई प्रोसेस अपने आप हो जाए, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, एंड देयरफॉर वी नीड टू ऐड अ नेगेटिव साइन, इसलिए यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी हमें लगाना होगा। एंड सो आई एम जस्ट अटैचिंग अ नेगेटिव साइन हियर, इन दिस केस यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, क्योंकि g हमारे पास है यहाँ, m इंटू जी हो गया इंटू h है, एंड सो एम जी एच माइनस एम जी एच हो गया यहाँ पर, यानी ये डिक्रीज है यहाँ पर। सिमिलरली अब जरा सोचो, तो ये तो हमारे पास सिंपल मास था और ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे थे। अब एग्जैक्टली द सेम वे हमें सोचना है जब हमारे पास ये वाला सिस्टम था, जहां पर इलेक्ट्रॉन है और जहां पर हमारे पास न्यूक्लियस है। तो जब इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, इसके बीच में फोर्स कैसा, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स वी एक्सपेक्ट? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक, शाबाश। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो उसको फोर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कौन से लॉ के थ्रू? कूलम्स लॉ से एक्सप्रेस करते हैं। और जब हम लोग कूलम्स लॉ से एक्सप्रेस करेंगे तो क्या होगा, दैट इज एफ इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर होता है। तो वो हमारा हो गया के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेयर। उसको डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है, आर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, again you will have this one potential energy equal to minus of k into ze square by r आ गया हमारे पास। हाँ या ना? yes sir अच्छा, अब ये ZE हमने क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ पर ZE प्रोटॉन की संख्या है और इलेक्ट्रॉन हमारे हमारे पास एक ही होना है, एंड सो ZE नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन बी मोर देन वन आल्सो, सो दिस इज ZE, और यहाँ पर E से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ZE स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इनटू आर, एंड सो दैट कम्स आउट टू बी माइनस के ZE स्क्वायर बाय आर। माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सोचो जरा कि प्लस और माइनस में अपोजिट चार्जेज हैं, सो दे विल अट्रैक्ट और रिपेल, दे विल अट्रैक्ट, अट्रैक्ट करेंगे, और जब अट्रैक्ट करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो उसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एंड सो देयर इज नेगेटिव साइन।
ठीक, सो वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हाफ एम वी स्क्वायर है, और पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन क्या बन गया हमारे पास, माइनस के जेड ई स्क्वायर बाय आर, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। नाउ अब जरा सोचो यहाँ पर देखो, लेट्स कम टू दिस इक्वेशन। हमारे पास यही दो बेसिक इक्वेशन थे, एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई टू पाई एम वी स्क्वायर बाई आर बराबर के जेड ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब जरा सोचो यहाँ पर, यदि मुझे इसमें ये चाहिए, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो जस्ट यूज इक्वेशन टू, ये वाला इक्वेशन टू का यूज करो और हाफ एम वी स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, और ये आर स्क्वायर है तो आर और आर कैंसिल आउट हो गया, तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के इंटू जेड ई स्क्वायर बाई आर रह जाएगा, यस और नो, Yes, sir. एंड Yes, सो sir. वी हैव गॉट दिस वन, यानी यहाँ से क्या आ गया, देखो यहाँ पर हम लोग थे, एंड सो वी वर टॉकिंग अबाउट, हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे यहाँ पर, देखो सो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर के इंटू जेड ई स्क्वायर बाय, यहाँ पे चूंकि हाफ से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो ये 2r भी आ गया, सो फ्रॉम टू इक्वेशन टू के जेड ई स्क्वायर बाई 2r हमारा हो गया काइनेटिक एनर्जी। व्हाट एवर पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी भी डिराइव किया था यहाँ पर कि दिस इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाई आर माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी बन गया, और जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी रेडी है और काइनेटिक एनर्जी भी रेडी है, तो हमें क्या करना है, हमें करना ये है यहाँ पर कि इसको, एक मिनट रुको, यहाँ से हमने क्या करेंगे इसमें ऐसे, ये वाला हमारा जेड स्क्वायर बाय आर, ये पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास, सो के जेड स्क्वायर बाय आर हमने लिख रखा है यहाँ पर, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट बच्चों, so we have got this one, ये इसको हटा दूं, सो इट वाज, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन था, दिस इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वेयर बाय आर, ये वाला माइनस साइन के साथ है, और ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी में डिराइव किया हुआ है वो है हमारे पास यही जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इनटू आर, सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज माइनस के इनटू जेड ई स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर इनटू आर, सो दिस कम्स आउट टू बी दिस मच। अब जरा देखो यहाँ पर, ये है पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन, है या ना, Yes, sir. ये वाला क्या है, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक, हाँ काइनेटिक एनर्जी का है, ये वाला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का, और Potential. टोटल एनर्जी बराबर क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो कीपिंग इन व्यू ऑफ दीज, इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो बच्चों, और आपको बताना है यहाँ पर कि आप नोट कर दो साइड में, कहीं पे नोट कर लिया आपने, सो देन फाइंड आउट दीज, क्या क्या पता करना है आपको, आपको पता करना है पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का कितना होगा, टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, क्या क्या एक्सप्रेशन आएगा, हैव यू गॉट व्हाट आई हैव स्टेटेड, इसको एक्सप्रेशन को लिख लो पहले आप, कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना था हमारे पास, और पोटेंशियल एनर्जी है उस वो कितना था, यानी आपको ये एक्सप्रेशन लिखना है पहले, पहले ये एक्सप्रेशन लिख लो, ये दोनों के जेड स्क्वायर बाई 2r और ये माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर, ये एक्सप्रेशन लिख करके देन हमें पता है टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है, एंड देन वी हैव टू फाइंड आउट दीज रिलेशन, कौन कौन सा, पहले ढूंढना है आपको पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, देन वी हैव टोटल एनर्जी, देन टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, और टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी, सो प्लीज फाइंड आउट, कि सिंस आई एम सेइंग हियर कि हमने जो डिराइव किया है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का के जेड स्क्वायर बाई 2r था और पोटेंशियल एनर्जी का माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर है, सो यू कैन इजीली सी हियर के कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, जेड ई स्क्वायर सेम है, यहाँ पे आर भी सेम है, यहाँ भी आर सेम है, एक एक्स्ट्रा फैक्टर 2 का है, यानी ये हाफ है, यानी इन दोनों में एक तो साइन का अंतर है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, इसमें 1/2, इसमें नथिंग, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हम देखें यहाँ पर तो ये दुगना है काइनेटिक एनर्जी के विथ नेगेटिव साइन, so we can write here potential energy by kinetic energy equal to -2, or we can write here potential energy equal to minus of twice of kinetic energy, total energy
बराबर माइनस के जेडी स्क्वायर बाई 2r, यानी यहाँ पर वही रिलेशन आ गया, इन दोनों को जोड़ दिया हमने, तो चूंकि ये हाफ का अंतर है इसीलिए के जेडी स्क्वायर बाई 2r बच गया विथ नेगेटिव साइन। देन टोटल एनर्जी बाय पोटेंशियल एनर्जी, अगेन ये वाला डिवाइड कर दो इन दोनों को, सो यू विल गेट हाफ वैल्यू। देन टोटल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -1 आ जाएगा, एंड सो फ्रॉम दीज द कंक्लूजन इज दिस वन, and these are very important, कि potential energy equal to minus of twice of kinetic energy. Then we can see this is टोटल एनर्जी जो है हमारा वो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। देन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सो प्लीज रिमेंबर दिस वन, इसको 2 मिनट के लिए ढंग से पढ़ो, समझो और एसिमुलेट करो। ये जो मैंने टोटल एनर्जी लिखा है ये तुम्हें पता था यहाँ पर कि के जेडी स्क्वायर बाई 2r आ गया। अब ये जो टोटल एनर्जी का हमने फॉर्मूला कहाँ से लिखा था, याद है? हमने जो डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लेमडा का से मल्टीप्लाई करके हमने वैल्यू लिखा था, तो वहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा था? 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया था वहाँ पर, याद आ रहा है आपको? जैसे देखो यहाँ पर जब हमने आयनाइजेशन एनर्जी निकाला था, एंड सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, एंड वी हैव कैलकुलेटेड आयनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा ई बराबर ये वाला फॉर्मूला था, एंड सो हियर इट इज 13.6। तो यहाँ से डेल्टा ई बराबर हमने लिखा था ये वाला, ऐसे आ गया जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, एंड देयरफॉर फिर हमने यहाँ पे पूछा था आयनाइजेशन एनर्जी बराबर क्या हो गया, तो ये 1 स्क्वायर बाई 1/infinity स्क्वायर करते हैं, तो यहीं से हमारे पास ये वाला रिलेशन 13.6 इंटू क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हमने यहाँ पे ऐसे फॉर्मूला लिखा था, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, तो बस वही हमें यहाँ भी पुट कर देना है। सो व्हेन यू पुट इट ओवर देयर, यहाँ पर हमने यदि उसी वैल्यू को पुट कर दिया तो हमारे पास क्या सब आ गया यहाँ से, सो वी कैन हैव दिस, इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा इसको ऐसे, यानी वी हैव डन इट इन दिस वे। सो दिस इज के जेड स्क्वायर बाई 2r इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी आर का वैल्यू पुट कर दोगे तो वही वाला रिलेशन आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास। सो वी नीड टू रिमेंबर दिस। अब जरा सोचो यहाँ पर नाउ, सो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी? P is equal to -2K. माइनस ट्वाइस ऑफ के ई, यानी पोटेंशियल एनर्जी जब भी कोई ऐसे अपने आप में वाला सिस्टम होगा तो उसका साइन आगे, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होगी, ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, पोटेंशियल एनर्जी में भी नेगेटिव। आफ्टर दैट काइनेटिक एनर्जी में और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है? sir. Total energy upon kinetic energy equals to -1. हाँ, टोटल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू -1, वेरी गुड, ठीक है। यानी टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में वही है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी बिल्कुल सेम वैल्यू है, ओनली डिफरेंस इज व्हाट, केवल साइन का अंतर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम मैग्नीट्यूड बट हैव डिफरेंट साइन। एक स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ नेगेटिव साइन, जस्ट राइट ऑन दिस स्टेटमेंट, नोट इट डाउन, potential energy is twice of kinetic energy with negative sign. Then second statement is what, total energy is same in magnitude as kinetic energy but with again negative sign, with negative sign. Then we can see here, यहां से हम ये कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन हो जाएगा, टोटल एनर्जी इज, साइन दोनों का सेम रहेगा, हाँ So 1/2. हाँ 1/2, यानी वी कैन से हियर पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी इक्वल टू दिस वन, पोटेंशियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी हो जाता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट वे वी कैन कैलकुलेट। अब जरा देखो बच्चों, इसमें एक छोटा सा प्रश्न है आपके सामने, और ये प्रश्न है ये आपके सामने में लिखा हुआ है मैंने, सो जस्ट फाइंड आउट दी, जस्ट फिल दिस टेबल, इन वैल्यूज को फिल करो और कैलकुलेट करो। इसमें क्या क्या करना है यहाँ पर, find energy of an electron present in hydrogen atom when n equal to 1, 2 and 3, जब n 1 है, 2 है और 3 है, तो देखो बच्चों वहां पर हम लोग डेल्टा एन की बात, डेल्टा ई की बात कर रहे थे, यहाँ पर किसी भी एनर्जी लेवल में प्रेजेंट है, जहां कहीं भी सपोज जैसे हमने यहाँ पे कहा टोटल एनर्जी, दैट मीन्स व्हाट, आपसे ये कहा जा रहा है कि मान लो हमारे पास ये एक न्यूक्लियस हमने ले लिया, ये न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक। अब इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने कुछ ऐसा बना दिया, ये वाला बना हुआ है,
ये बन गया। फिर उसके बाद दूसरा मैंने ये वाला बना दिया। फिर मैंने ऐसा बना दिया। तो देखो यहाँ पर क्या सब हो रहा है। नंबर 1, पहली बात तो ये है, हमें ध्यान रखना है इसमें कि ये वाला हमारे पास प्लस है। यहाँ पर क्या है, ये प्लस चार्ज, यानी ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस से पहला कौन सा हो गया, ये वाला R1 है। एंड सो हियर वी कैन से दिस इज योर R1, ये वाला हमारा R1 हो जाएगा। दिस इज R1, दिस वन इज R2, दिस वन इज R3। सिमिलरली वी कैन से दिस वन, ये वाला क्या हो गया हमारे पास, ये जो येलो कलर का है हमारे पास, ये N1 है। दिस इज N1, ये जो येलो कलर वाला है हमारा है, ये N1 है। दिस इज योर N1। ये वाला क्या है जो हमने रेड कलर का बना रखा है, दिस इज योर N2। और ये वाला कौन सा है, ब्लू कलर वाला, दिस इज योर N3। तो यही हमने लिखा है इसमें कि यदि मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर ये लिखा है कि दिस इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, यानी जो एटम है उसका एटॉमिक नंबर का स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, जिसमें n में होगा। मान लो यहाँ पर है तो n बराबर 1 हो गया, यहाँ पर है तो n बराबर 2 हो गया, यहाँ पर है तो n बराबर 3 हो गया। तो अकॉर्डिंगली हम लोग एनर्जी, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस वाले फॉर्मूला से, टोटल एनर्जी इस वाले फॉर्मूला से, काइनेटिक एनर्जी, इन सब से हम आपस में रिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्लीज डू दैट, आपको यही चीज करना है, कैलकुलेट using this one, यानी find energy of an electron present in hydrogen atom when H equal to n, H हमारे पास हाइड्रोजन है, n equal to 1 है, n equal to 2 है, n equal to 3 है। He के लिए प्लस के लिए n equal to 1 2 3 के लिए, Li plus 2 में n1 1 2 and 3 के लिए। So please calculate, do these calculation। बोलो 30.6 हो गया यहाँ पर, n equal to 1 इक्वल टू 2 का -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -3.4 क्या कर दिया यहाँ पर, जेड स्क्वायर तो वही रहेगा, केवल n स्क्वायर चेंज हो गया, यानी 13.6 by 4 आ जाएगा। एंड सो दैट इज इक्वल 3.4। वेरी गुड। जब n 3 हो गया तब क्या हो जाएगा, So nearly equal to -1.5। 1.5। 9 से डिवाइड कर दो इसको, 13.6 को 9 से डिवाइड करो तो 9 1 जा 9 हो गया, ठीक। 9 5 जा 45, 1.5 के आसपास आ जाएगा फिर, ठीक है। हाँ, नियरली 1.5। ये सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, ध्यान रखना बच्चों, दिस इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। शाबाश। नाउ व्हाट अबाउट He प्लस, इसमें क्या हो जाएगा, So At and first -1 equals to -54.4. -54.4 है। -54.4 है। शाबाश, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वेरी गुड। 2 वाले में -13.6। -13.6 आ गया, वेरी गुड, शाबाश। और यानी यदि मैं ये कहूं कि हाइड्रोजन के कौन से एनर्जी लेवल के लिए हीलियम का कौन सा एनर्जी लेवल बराबर है, सो वी कैन से हाइड्रोजन का 1 बराबर हीलियम का 2। कैन वी से लाइक दैट। Yes, sir. 3 में कितना हो जाएगा, -6. So -6.04। 6.04। शाबाश, वेरी गुड। नाउ एन, इसमें लिथियम के लिए क्या हो गया, -122.4। -122.4, ठीक है। 2 वाले के लिए -30.6. -30.6, वेरी गुड। और 3 वाले के लिए -13.6. -13.6, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये आ गया हमारे पास, ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई, ठीक। देखो कितना आसान सा था। अब जहाँ पे थोड़ा सा मैं सवाल को मुश्किल करता हूँ। एंड सो फाइंड, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। इसको मैं ठीक कर देता हूँ यहाँ पर, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, total energy and kinetic energy in ground state। ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है, n बराबर जब हमारा 1 होता है, z इक्वल टू 4 के लिए, z बराबर 4 है। और ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्राउंड स्टेट, बच्चों प्लीज मेक इट अ नोट। हाँ, n इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट का मतलब है n इक्वल टू 1, एंड जहां पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसी के बारे में बात करें। सो n इज
इज इक्वल टू 1 है ग्राउंड स्टेट, राइट. सो जस्ट मेक द कैलकुलेशन. And so starting from that we can write here, यानी we can say here, यहाँ से हम लोग कहते हैं mvr बराबर nh by 2 pi शुरू करके फिर हमारे पास दूसरा इक्वेशन ये mv square by r बराबर kjd square by r square. And so we have evaluated the expression for r. फिर हमने इससे r से फिर हमने v का एक्सप्रेशन इवेल्युएट किया, तो rn आ गया, vn आ गया. rn और vn के बाद फिर हमने टोटल एनर्जी लिखा. टोटल एनर्जी को लिखने के लिए हमारे पास टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा. काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन को हमने इसी इक्वेशन से रिलेट करके वी हैव डिराइव्ड दीज रिलेशंस, यानी पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी बराबर ये सब जो भी रिलेशन हमने अभी डिराइव किया था वो वाला हो गया. एंड देन वी हैव कैलकुलेटेड ईच ऑफ दीज इन द फॉलोइंग मैनर, यानी हमने यहाँ पर जैसे फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट z इक्वल टू 4 और यहाँ ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 था, तो सीधा सीधा हमें करना था यहाँ पर कि En बराबर क्या होगा 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, एंड सो दैट कम्स आउट टू बी 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. दूसरा हमें पता है कि टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी हैव गॉट दिस 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया. पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ट्वाइस का रिलेशन है, एंड सो वी हैव कैलकुलेटेड इन दिस वे. So that is how we are dealing with all the types of energy और velocity और radius. and खूबी की बात ये है कि बोर्ड ने ये जो भी फॉर्मूला दिया था और जो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट से जो भी हमारे पास डेटा आता है, so all datas and values are in, you can say, sync present है, सारे के सारी values match करती हैं. and so it has been stated that it was a great success of Bohr's model, यानी जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन का यूज करके हमने जो भी रिलेशन डिराइव किया है उसका काफी ज्यादा यूज है. डेफिनेटली दीज आर वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही सारा कुछ वैलिड है. सो दिस वाज द डेरिवेशंस एंड डेफिनेशंस दैट वी यूज. अब इससे आगे चलेंगे हम लोग. जब बोर्स मॉडल हमारा खत्म हो गया तो बोर्स मॉडल के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आता है जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जो प्रेजेंट हमारे पास मॉडल है वो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है. उसी की बात हम लोग चर्चा करते हैं. जैसे हम लोग रदरफोर्ड से बोर्ड में आए थे, रदरफोर्ड के बाद कुछ थियोरेटिकल डेवलपमेंट हुआ था, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हमने बात की थी, या यू कैन से कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, डिफ्रैक्शन था, स्कैटरिंग था. सो ऑल दैट वे अगेन यहाँ पर भी दो थियोरीज हैं जिससे कि जिसने बोर्ड मॉडल में जो इसमें कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हटा करके फिर इनसे ये कहा गया कि नहीं, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में वो कमी नहीं होंगी, एंड सो फॉर दैट अ न्यू मॉडल हैज बीन प्रपोज्ड. तो वो जो दो थ्योरीज हैं जिसने पूरा जो एक आउटलुक को चेंज कर दिया, इट वाज ड्यूअल बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल. पहले हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ड्यूअल बिहेवियर होता था, यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर. वेव नेचर यानी इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन था. उसके बाद पार्टिकल नेचर में हमने ये देखा था कि भाई मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था. फिर हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन की हमने बात की थी, फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की हमने बात की थी, तो वहां से पार्टिकल नेचर आया था. तो यहाँ पर क्या है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स में ये ड्यूअल बिहेवियर होता है. यानी वो पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करेंगे या फिर वो एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे, यानी उसमें काइनेटिक एनर्जी वगैरह होगी. तो उसकी हम लोग डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं. तो दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं इनके साथ रिलेट करने के लिए, एंड द थ्योरीज आर कॉल्ड डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल और दूसरा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इन्हीं दोनों प्रिंसिपल का हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसका यूज करके हम लोग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक पहुंचते हैं. सो प्राइमरी हमारे पास क्या था, जस्ट कंपेयर करो इसको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव ड्यूअल बिहेवियर, शुरुआत में हमने ये पढ़ा हुआ था. अब हमारे पास ये कहा जा रहा है कि ड्यूअल बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं उनका ड्यूअल बिहेवियर होता है. एंड सो वी आर टॉकिंग अबाउट, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं. एंड सो द फैक्ट इज and the thought is electron, proton, neutron है, subatomic particles हैं. Since they are subatomic particles, so they do behave as particle as well as wave. यानी ये भी वेव की तरह और पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकते हैं. और ये जब बिहेव करेंगे वैसे तो कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे, उसी की यहाँ पे हमारा डिस्कशन है. और जब उसी के लिए डिस्कशन है, सो डेफिनेटली वी आर लुकिंग एट इन डिफरेंट वे. यानी पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ड्यूअल बिहेवियर यानी डी ब्रॉगलीज प्रिंसिपल की बात करते हैं, एंड देन वील टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. सो वी कैन से दिस डी ब्रॉगली प्रिंसिपल स्टेट्स दैट
देखो यहाँ पर क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स शो ड्यूअल बिहेवियर, दैट इज दिस ड्यूअल बिहेवियर मीन्स दे शो वेव कैरेक्टरिस्टिक एज वेल एज, वेव कैरेक्टरिस्टिक भी इसमें प्रेजेंट है और पार्टिकल नेचर भी प्रेजेंट है, वेव कैरेक्टरिस्टिक और वेव नेचर एज वेल एज, दूसरा कौन सा है, particle nature, wave nature as well as particle nature. So can you recall what do you mean by wave nature? wave nature का मतलब क्या सब था, वेव नेचर का मतलब था कि हमारे पास उसमें वेव की तरह जो हमारे पास रेडिएशंस हैं जैसे वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव हमारे पास है। सो वेव में एम्पलीट्यूड होता है, वेव में फ्रीक्वेंसी होता है, वेव में वेव नंबर होता है, वेव में वेव लेंथ है, वेव में वेव एनर्जी है। सो दे हैव ऑल दोज वेव कैरेक्टर्स, यानी वेवलेंथ भी होगा, फ्रीक्वेंसी भी होगा, एनर्जी भी होगा, राइट। और दूसरा पार्टिकल नेचर है यानी काइनेटिक एनर्जी होगा, इसका मोमेंटम होगा, राइट। एंड सो वी कैन से दीज टू बिहेवियर कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर विद द फॉर्मूला। तो डी ब्रॉगली नाम के साइंटिस्ट ने इन दोनों को रिलेट करके बताया था कि वेव नेचर यानी लैम्डा वेवलेंथ और इसके मोमेंटम को, मोमेंटम हो गया यानी पार्टिकल नेचर हो गया, वी कैन रिलेट, यानी लेमडा इंटू पी बराबर एच है, यानी यहाँ पर लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट है और पी हमारा मोमेंटम है। एंड सो दिस पी इज पार्टिकल नेचर और ये वाला क्या है, वेव नेचर। सो वी कैन राइट हियर, यहाँ से मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये ले लिया मैंने ऐसे। सो दिस वन इज बेसिकली वेव नेचर है ये। सो एंड दिस वन इज पी इज बेसिकली व्हाट, पी हमारा जो होगा ये हमारा पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करेगा, मोमेंटम है ये। सो हियर आई कैन से दिस इज वेव, वेवलेंथ है तो वेव हो गया, मोमेंटम है, मास है तो पार्टिकल हो गया। एंड सो लेमडा इक्वल टू एच बाई पी, और पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच अपॉन एम इंटू वी लिख सकते हैं। सो वी कैन से लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, ये वाला आ गया हमारे पास। So wave nature equal to wavelength, then wave number और frequency etc. Now आपको एक रिलेशन डिराइव करना है, ये वाला पर हो जरा। So derive a relation, क्वेश्चन है आपके सामने में, ये क्वेश्चन है सामने में, हमने लिखा है यहाँ पर कि derive a relation between kinetic energy in terms of lambda, यानी kinetic energy को हमें एक्सप्रेस करना है वेवलेंथ लैम्डा के लिए, यानी जस्ट टेक kinetic energy of electron for wavelength. So just express the relation, derive the relation. So this is relation is kinetic energy equal to half mv square, और half यहाँ पे m लिखा, v square को हम लोग यहाँ से derive कर लिया हम लोगों ने, v square equal to h by m square lambda square, दोनों तरीके से कर सकते हैं, h square by m square lambda square, तो यहाँ पे m और m cancel out हो गया। And so kinetic energy equal to half into h square by m lambda square, and lambda square equal to h square by 2m ke, और lambda equal to h upon under root 2m ke, ये रिलेशन आ गया। बाकी इसको और शॉर्टकट बना सकते हैं वैल्यूज को डाल करके, बट राइट नाउ वी डोंट नीड दैट, अभी उतनी ज़्यादा जरूरत है नहीं हमें। नाउ द नेक्स्ट वन इज, ये है हमारे पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड दैट इज अगेन, यहाँ पर देखो इसी को पहले थोड़ा इलेबोरेट करते हैं हम लोग, यानी ये जो भी हम लोगों ने पढ़ा है इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखना बच्चे, इसमें हमने ले लिया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक, इलेक्ट्रॉन है और इसका मुझे लैम्डा कैलकुलेट करना है और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। और दूसरा ले लिया मैंने ये टेनिस बॉल, ठीक, इस टेनिस बॉल का मुझे क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड लैम्डा यानी वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विच इज अ सब एटॉमिक पार्टिकल, और दूसरा क्या है, ऑफ अ टेनिस बॉल, और सिंपल बॉल, क्रिकेट बॉल, कोई भी बॉल ले लेते हैं, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उसका भी हमें वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्यों निकालना है ये वेवलेंथ और काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज वी विश टू एस्टैब्लिश वन थिंग, हम लोग यहाँ पर एक चीज एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ पर इन दोनों के लिए वेवलेंथ, यानी हमने जो बात की अभी कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो दोनों इंपॉर्टेंट है या नहीं है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। एंड व्हेन आई से दीज आर इंपॉर्टेंट और नॉट, सो फॉर दैट पर्पस वी आर राइटिंग हियर, यहाँ पर इसलिए हम दो लोग इस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, सो वी आर कैलकुलेटिंग हियर दैट वेवलेंथ and kinetic energy of an electron and a tennis ball or a cricket ball की हम लोग बात कर रहे हैं।
And so for that purpose we are talking about this one. Suppose जैसे मैंने ये कहा इलेक्ट्रॉन लिया तो मास कितना है 9.1 into 10⁻31 किलोग्राम है. इसको आप 10 भी मान लो तो कोई दिक्कत नहीं उससे. H प्लैंक्स कांस्टेंट हमें पता है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड. इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 2.18 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड हमने लिख रखा है यहाँ पर. काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर रखा है, दैट इज इक्वल टू 2.16 into 10⁻20 जूल आ गया हमारे पास. And so lambda of electron is found to be h by mv, and so that comes out to be h के बदले हमने यहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट किया, ठीक. and then इसके बाद फिर हमें और क्या करना है इसमें, then we have added here like this one, ये वाला हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, and 9 into 10⁻31 into 2 into 10⁻6 ये वाला मीटर पर सेकेंड. and so we have got this is 1/3 into 10⁻9 मीटर, और this comes out to be 3.3 एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में ये आ गया, ठीक है. सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज 2.16 into 10⁻20 जूल, and lambda is wavelength is 3.3 angstrom. Now do the same calculation for this one. टेनिस बॉल के लिए कैलकुलेट करने की कोशिश करो कितना आता है. इमेजिन करो कि हमने जैसे शोएब अख्तर के बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि बहुत ही तेज गेंदबाज थे, वो बहुत बहुत जबरदस्त तेजी से बॉल फेंकते थे. तो हम लोग और इसको थोड़ा और फास्ट कर लेते हैं, यानी जिसका स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर, राइट. तो मास हमने मान लिया आधा किलोग्राम है. कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ये ले रखा है वैल्यू. तो 180 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने जब ये वाला मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकेंड. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. नाउ अब इससे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो हाफ इंटू हाफ किलोग्राम इंटू 50 मीटर स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर कर दिया तो ये 625 जूल आ गया. लेमडा ऑफ दिस बॉल इज कमिंग आउट टू बी h by mv. तो h तुम्हें पता ही है, x की वैल्यू फिक्स है 6.626 into 10⁻34 जूल सेकेंड, अपॉन मास कितना है 0.5 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितनी है 50 मीटर पर सेकेंड. ये है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड देयरफॉर वी कैन से हियर, यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ इसमें ये 50 मीटर पर सेकेंड है, एंड देयरफॉर इसको हमने हटा दो यहाँ से, माइनस पर सेकेंड है ये वाला. एक मिनट. तो यहाँ पे ये वाला पर मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर पर सेकेंड. एंड नाउ दिस इज, इसको जब कैलकुलेट करते हो तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.4 into 10⁻35 मीटर, ये वाला आ गया. सी द वैल्यू कितना है ये 10⁻35. रिमेंबर एटम का साइज क्या होता है, साइज ऑफ एटम इज व्हाट, साइज ऑफ एटम हमने पढ़ा था 10⁻10 मीटर, Yes, sir. और ये है 10⁻35 मीटर है ये. So this is too small to be measured. तो इसकी जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है, इतनी छोटी है कि इसको मेजर करना इम्पॉसिबल है. दैट इज इनसिग्निफिकेंट वैल्यूज हैं. एंड सो वी आर सेइंग हियर दिस वैल्यू इज इनसिग्निफिकेंट एंड नॉट मेजरेबल. देयरफॉर वी आर सेइंग कि देखो इस वाले केस में क्या हो गया, जब हम लोग बात कर रहे थे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट की, उसके लिए वेवलेंथ की वैल्यू इतनी छोटी है कि वो इनसिग्निफिकेंट है. हाँ, काइनेटिक एनर्जी हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन इस वाले केस में क्या हो रहा था, इसे काइनेटिक एनर्जी तो था ही, साथ साथ ये जो वैल्यू हमारे पास मिली है 3.3 एंगस्ट्रॉम, ये मेजरेबल है. सो दिस वैल्यू इज सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट एज इट इज अप्रोक्सीमेटली सिमिलर टू एटॉमिक डायमेंशन के अप्रोक्सीमेट ऑर्डर में है, एंड देयरफॉर इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ जो है वो इंपॉर्टेंट है. सो व्हाट वी कैन कंक्लूड, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जो भी हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके लिए वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, बट फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स ओनली mass characteristic is important, wave characteristic is not important, right? So that was the conclusion we can draw. So from Bohr's theory what we have got, mvr equal to n times h by 2 pi. ठीक है, ये इक्वेशन हमने पहला पोस्टुलेट लिखा था कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो h by 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल है, या हम ये कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड है. So this one, just take this 2 pi to left hand side. So what we are left, 2 pi r हो गया यहाँ पर, और mv को नीचे लेके चले आते हैं तो n times h by mv हो गया. So just have a look at it. What it states,
that 2 pi r equal to n times lambda. क्या है ये? 2 pi r equal to n times lambda. times lambda. और can we say like that, this ये क्या है? 2 pi r क्या होता है? Circumference होता है ना? Circumference. Yes sir, यानी circumference of circle. हाँ, circumference of a circle. तो जरा इमेजिन करो कि जिसको हमने स्टेशनरी स्टेट बोला था या जिसको हमने ऑर्बिट बोला था, उसको मैंने क्या कर दिया, उसको तोड़ करके स्ट्रेट बना दिया. आई हैव डन इट स्ट्रेट. जैसे यहाँ पे ये देखो, इसमें ये लिया मैंने यहाँ पर एंड आई मेड इट स्ट्रेट लाइक दिस. ये ऐसे है, ये वाला ऐसे हो गया एंड देन आई एम टेकिंग दिस वन स्ट्रेट बना दिया हमने ऐसे. तो जब मैंने इसको स्ट्रेट, ये वाला जो ग्रीन कलर का ये वाला लाइन है, ये वन हमने सर्कमफरेंस का ये लेंथ था, इसको स्ट्रेट कर दिया. तो जो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, 2 pi r इक्वल टू n लैम्डा. लैम्डा का ये n इंटीग्रल मल्टीपल, n हैज टू बी व्हाट, n इज इक्वल टू, n हैज टू बी इक्वल टू 1 2 3. तो इसका मतलब उसका जो फोटो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी इससे फिट हो जाना चाहिए. लेकिन यदि मान लेते हैं यहाँ पर कि यदि यह वाला ऐसा नहीं आता है, n की वैल्यू 1 2 3 नहीं है, तो उस केस में फिर क्या हो जाएगा, द लैम्डा वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. हाँ या ना? Yes sir. इसमें फिट नहीं बैठेगा. ये पॉइंट क्लियर है बच्चों? Yes sir. Yes, sir. अब यार देखो यहाँ पर, यदि यहाँ पर ये वाला ऐसे हो गया, इफ इट इज रिपीटिंग, तो ये कैसा हो जाएगा, ध्यान से सोचो. एक वेवलेंथ, ये दूसरा वेवलेंथ, ये तीसरा वेवलेंथ. तो देखो यहाँ से हमने शुरू किया, ये एक, ये दूसरा और फिर ये तीसरा. तो फिर से क्या होगा, इसी पे रिपीट हो जाएगा. एंड सो इट विल बी रिपीटिंग. और जब दो वेव्स रिपीट करता है आपस में, तो क्या कहते हैं उसको, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं. याद आया? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और जब ये रिपीट ना हो रहा हो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या हुआ इसमें कि पहला ये गया ऐसे, लेकिन दूसरे वाले में ऐसे. देखो यहाँ पर पहले वाले मैंने इसको ऐसे कर दिया. मैं दोबारा से डायग्राम बना रहा हूँ इस वाले को, देखना. So have a look at it. ये न्यूक्लियस हमने बनाया यहाँ पर और ये वाला ऐसे ले लिया. और एक हमने ऐसे ले लिया. अरे ध्यान से देखना बच्चों, इसमें व्हेन आई से दिस वन इज योर न्यूक्लियस, ये वाला हमने न्यूक्लियस बना रखा है इसको. सो आई एम टेकिंग दिस एज न्यूक्लियस, को हमने यहाँ पे ये ले रखा है, ये हमारा न्यूक्लियस है. इस पे हमने प्लस चार्ज लगा देना है यहाँ पर, तो लगा दो एक प्लस चार्ज. ये प्लस, ठीक. तो ये न्यूक्लियस बन गया हमारा. अब जरा मैंने यहाँ पे जो कहा है, यहाँ पे क्या कहा है कि एक बार यदि ऐसा हो जाए कि मान लो जैसे हमने यहाँ पे ये कहा कि इसका जो वेव है, तो पहला वेव हमने ऐसे बनाया. एक मिनट, पहला वेव हमारा ऐसे बना, फिर दूसरा वेव आया ऐसे, तीसरा वेव आया ऐसे, चौथा ऐसे, पांचवा ऐसे, छठा ऐसे, फिर ये ऐसे मर्ज हो गया. ठीक. इस वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर मैं कुछ ऐसे कर रहा हूं, देखना. In this case, ये ऐसे आ गया. सो जस्ट थिंक अबाउट दिस वन. इन दोनों में क्या अंतर है और दोनों का क्या सिग्निफिकेंस है? सर अंदर वाला सर, कंस्ट्रक्टिव एक में हाँ, एक पहले एक एक करके बोलो. पहले कौन बोल रहा था? हाँ, आदित्य बोलो. बोलो. सर एक में वेव मर्ज कर गया है सर, एक में नहीं किया. तो जो मर्ज कर गया वो कौन सा है? कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव है. हाँ, तो ये वाला कंस्ट्रक्टिव है. यानी कंस्ट्रक्टिव है मतलब क्या हो गया कि ये जो शेल है, ये शेल अलाउड है, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें घूम सकता है.
सो दिस इज एन अलाउड शेल। तो यहाँ पर आप इसमें ऐसे कर सकते हो, एक मार्क करो, एंड सो यू कैन राइट हियर, यहाँ पर आप एक लाइन लिख सकते हो कि दिस शेल इज अलाउड टू एग्जिस्ट, यानी ये वाला हमारा अलाउड है और ये वाला एग्जिस्ट कर सकता है। एंड सो हियर वी कैन से दिस इज अलाउड, ये अलाउड है, दिस वन इज अलाउड, यानी इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट हियर, इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट हियर। ठीक, इस वाले में क्या हो रहा है, सेकेंड वाले में डिस्ट्रक्टिव सर। डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया कि इन दिस केस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, सो व्हेन आई से दिस इज डिस्ट्रक्टिव, देयरफॉर दिस इज नॉट अलाउड, यानी नॉट अलाउड मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है। याद है, इसमें इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं रख सकते, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी प्रेजेंट इन दिस वे, सो दिस इज नॉट अ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, ये पॉसिबल नहीं है। So we can say here this is what we have got 2 pi r equal to n lambda का ये मतलब था, ये हमारा डी ब्रोगली प्रिंसिपल कह रहा था। ठीक है, इसको हम लोग कोरिलेट कर सकते। दोबारा से मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ, जो हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया था, लाइक दिस वन, ये वाला जो हमने देखा था यहाँ पर एक, ये वाला डायग्राम देखो, हम जब बोर्स मॉडल की बात कर रहे थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस वन, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। कहाँ गया, हाँ, ये क्वांटाइज एनर्जी लेवल की बात कर रहे थे हम लोग यहाँ पर, ये देखो ऐसे करके, ये वाला डायग्राम, ये वाला देखो, हमने लिखा था ना यहाँ पर कि सारे अलाउड नहीं, जैसे मैंने हमने लिखा था ना यहाँ पर, ये ब्लू वाला और रेड वाला क्यों अलाउड नहीं था, क्योंकि इसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं था। तो वही चीज है यहाँ पर, यानी इसके लिए वेवलेंथ भी जो होगा वो क्वांटाइज नहीं होगा, सो वेवलेंथ इज एन लैम्डा का मल्टीपल नहीं था, इसलिए ये वाले सेल्स अलाउड नहीं थे। तो ये लेकिन ब्राउन वाले में पॉसिबल है, इसमें ये वाला पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज द सेम थिंग वी आर अप्लाइंग हियर, यहाँ पर भी हमने इसी चीज को एम्फेसाइज किया है, इसी चीज को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। डन, क्लियर है ये? यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। तो चलो हमारा ये वाला पार्ट हो गया। अब लास्ट में एक छोटा सा पार्ट बचता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सो विल कंटिन्यू विद दैट, बट दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में लोग बात करेंगे एंड विल गो अहेड विद दैट। बस इसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है यहाँ पर इसका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आएगा और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक, एंड सो दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे, बट दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। सो एनी डाउट, एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, नहीं तो फिर हम लोग क्लास को वाइंड अप करें। सर हाँ सर, जो आपने पिछली क्लास में वर्कशीट के क्वेश्चंस बोले थे, कहाँ तक बोले थे? 22?